नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक क्या है कि पृथ्वी की पांचवी परत मिली है। तो पांचवी परत में पिछली चार परतें कौन कौन सी हैं? तो वो हैं क्रस्ट, मेंटल, बाह्य तरल क्रोड और आंतरिक ठोस क्रोड। जबकि जो है वैसे तो तीन परतें ही होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, लेकिन इन्होंने क्रोड को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। तो नए अध्ययन में लगभग 650 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक नई पांचवी परत अंतरतम आंतरिक क्रोड के अस्तित्व की पुष्टि की है, यानी कि क्रोड के भी अंदर अंतरतम आंतरिक क्रोड। यह पांचवी परत जो है आंतरिक क्रोड लोहा और निकल के समान ही सामग्री के बनी है, लेकिन दोनों की संरचना के बीच में क्या मुख्य अंतर है? इसके परमाणुओं की अलग व्यवस्था होने से ठोस संरचना का निर्माण हुआ है। यह परत आंतरिक क्रोड के बाकी हिस्सों की तुलना में एक अलग दिशा में निर्मित और विकसित हो सकती है। वर्ष 2022 में यह प्रस्तावित किया गया था कि पांचवी परत हो सकती है। कैसे पता चलती है ये? कि भूकंपीय जो तरंगें होती हैं, हम उन पर निर्भर होते हैं इनके अध्ययन के लिए। जैसे भूकंपीय तरंगें अलग अलग पदार्थों से गुजरने पर अलग अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। जैसे गर्म सामग्री से गुजरते समय धीमी गति से जाती हैं। इस विश्लेषण के अनुसार क्या होता है, अंतरतम जो आंतरिक रोड है, घूर्णन अक्ष ध्रुव से ध्रुव तक और विषुवतीय तल ध्रुवों के लंबवत के बीच एक बिंदु पर भूकंपीय तरंगों को धीमा कर देती हैं। इसके विपरीत आंतरिक रोड का बाहरी आवरण केवल भूमध्य रेखीय तल में तरंगों को धीमा करता है। तो ये है इसका मैप कि किस तरीके से हमारी लिथोस्फीयर बनता है, जो कि ऊपर से 100 किलोमीटर तक है। इसमें कॉनराड और मोह डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर अपर मेंटल मेंटल यहाँ तक आता है 2900 किलोमीटर तक, जो कि अलग होता है क्रोड से घुटन पर डिसकंटिन्यूटी से। फिर आता है इसके बाद में क्रोड शुरू हो जाती है, जिसमें भी दो हिस्से हैं, आउटर क्रोड और इनर क्रोड। तो आउटर क्रोड और इनर क्रोड किससे अलग होते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी से। अगला टॉपिक है विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में। तो विंडसर फ्रेमवर्क क्या करेगा? यूरोपीय संघ के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में व्यापार की जटिलताओं को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये किसका स्थान लेगा? उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का स्थान लेगा, जो कि ब्रेग्जिट के सबसे कठिन परिणामों में से एक है। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था कि इसके तहत ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड को भेजे जाने वाले सामानों पर भारी भरकम सीमा शुल्क लगता था। और इसके निरीक्षण के साथ ही उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार में भी बना रहा, जिससे क्या होता था, वहाँ के खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। फिर इसने यूरोपीय संघ के नियमों ने यूके सरकार की कुछ नीतियों को भी आयरलैंड में लागू करने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस पर यूरोपीय संघ के नियम लागू होते थे, इसलिए। और जो एक यूके की मांग करते थे उनके लिए परेशानी बढ़ी थी। तो विंडसर फ्रेमवर्क क्या करेगा? उत्तरी आयरलैंड में व्यापार वस्तुओं के लिए दो लेन बनाएगा, ग्रीन लेन और रेड लेन के माध्यम से व्यापार को थोड़ा सरल बनाएगा। तो ग्रीन लेन क्या होगा? ग्रीन लेन के मामलों में जो है सीमा शुल्क नहीं होगा, उत्पत्ति के और नियम शामिल नहीं होंगे। और रेड लाइन के तहत यूरोपीय संघ के एकल बाजार को संरक्षित करने हेतु पूर्ण जांच और नियंत्रण के अधीन होंगे। दोनों के तहत ये होगा। तो इस तरीके से ग्रीन लेन और रेड लेन बनकर बाकी की चीज़ें यहाँ पर व्यापार में जाएंगी। अगला टॉपिक है एडिनो वायरस का। तो पश्चिम बंगाल में हाल ही में एडिनो वायरस संक्रमण के कारण 12 मौतें हो गई। और हालांकि वर्तमान में इस वायरल महामारी के कोई साक्ष्य नहीं है। एडिनो वायरस 70 से 90 नैनोमीटर का एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए वायरस है। इसमें ठंड लगती है, बुखार, गले में खराश, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त और नेत्र श्लेष्मा लास्टोथ यानी गुलाबी आंख हो जाती हैं इसमें। फिर अल नीनो क्या होता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार लानीना के 3 वर्षों के पश्चात आने वाले माह में, यानी कि अब जून जुलाई में एल नीनो की घटना घटित हो सकती है। तो एल नीनो में क्या होता है? लानीना के विपरीत होता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत में जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता दिखाई देती है। फिर इस घटना के साथ एक घटित होने की घटना क्या है कि एल नीनो दक्षिणी दोलन, एनसो कहते हैं उसे। एल नीनो का भारत में ग्रीष्मकाल और कमजोर मानसून के साथ उच्च संबंध है। यानी अगर एल नीनो किसी साल आता है, जो इस साल आने की संभावना है, जो कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने अभी बताई है, तो भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और कमज़ोर मानसून वर्षा के साथ भी, यानी मानसून भी कम हो जाता है। चलिए देखते हैं इनमें से एल नीनो और ला नीना क्या है। तो एल नीनो ये है, इधर का पेरुवियन तट होता है। तो पेरुवियन तट पेरू के पास का, इसमें ठंडी धारा बहती है पेरू। तो जब एल नीनो आता है तो उस समय यहाँ पर गर्म धारा बहने लगती है, जिसकी वजह से पूरा पृथ्वी प्रभावित होती है। तो इसको जो है समुद्र की सतह का गर्म होना है, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाना, इसमें पूर्वी पवनें कमज़ोर हो जाती हैं या विपरीत दिशा में चलने लगती हैं। पहली बार एल नीनो को किसने देखा था? 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों द्वारा। और पेरू के मछुआरों द्वारा इसे पहचाना गया था। यह परिघटना ला नीना की तुलना में अधिक घटित होती है। तो दक्षिण अमेरिका में इससे क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होती है, तटीय बाढ़ और कटाव होते हैं। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा और आग लगनी शुरू हो जाती है, वनाग्नि। दक्षिण और मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप पोषक तत्वों से अपफेलिंग होने लगती है। कमज़ोर मानसून और यहाँ तक कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सूखे की स्थिति बन जाती है। फिर अगला क्या है? लानीना। लानीना में क्या होता है कि नॉर्मल होती है, लेकिन इसमें
थोड़ी सी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आ जाती है, दक्षिण अफ्रीका में सूखे की, दक्षिण अमेरिका में सूखे की स्थिति बन जाती है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर अब फेलिंग बढ़ जाती है। और इसे जो है एलवीएजो, एंटी एल नीनो और एक शीतकालीन घटना भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के निकट सामान्य पूर्वी पवनें भी और भी मजबूत हो जाती हैं। एल नीनो जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहता, के विपरीत इसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक हो सकती है। अगला है महासागरीय नीनो सूचकांक भी होता है। तो इसमें यह पूर्व मध्य प्रशांत महासागर के सामान्य समुद्री सतह के तापमान में विचलन की माप है। यानी कि पूर्व मध्य जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर किस तरीके से समुद्री सतह का तापमान विचलित होता है। यह मानक साधन या उपाय है जिसके द्वारा प्रत्येक अल नीनो प्रकरण का निर्धारण, अनुमान और पूर्वानुमान किया जाता है। फिर है स्वायत्त पहल। इसका 1 साल पूरा हो गया है। ये किसके लिए है? सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप्स, वुमन और यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन स्वायत्त को बढ़ावा देने के लिए इसकी सफलता की याद में नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया। स्वायत्त पहल के बारे में ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई। ये इकोसिस्टम बनाएगी किसके लिए? इंडियन स्टार्टअप और बिजनेसमैन के लिए, जो राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के माध्यम से सरकारी ई मार्केट प्लेस पर एक साथ इन्हें लाया जाता है। अब तक की प्रगति क्या हुई है इसके माध्यम से? जैव पोर्टल पर पंजीकृत की गई जो एमएसएमई थे उनकी संख्या 8.5 लाख से अधिक थी और उन्होंने 68 लाख से अधिक ऑर्डर प्राप्त किए जो कि 2 करोड़ के करीब के थे। महिला सशक्तिकरण 1.5 लाख से अधिक महिला एमएसएमईज में 15,922 करोड़ के 7 लाख ऑर्डर पूरे किए। SC/ST को सशक्त बनाया गया। 43,000 SC/ST की जो एमएससी थी उन्होंने 2,592 करोड़ मूल्य के 1 लाख से अधिक ऑर्डर डिलीवर किए। किसानों को भी 105 किसान उत्पादक संगठन अब 200 से अधिक कृषि उत्पादों को जैम के माध्यम से सरकार को बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसे वर्ष 2016 में सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा वस्तुओं और खरीदों की सेवा के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि सरकारी मंत्रालय हो, विभाग हो, अगर उन्हें कुछ खरीदना है तो वो जैम के थ्रू खरीद सकते हैं। इसकी परिकल्पना भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में की गई थी। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी समर्थन के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, जो कि आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय है, उसके द्वारा विकसित किया गया। यह आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। जैम पूरी तरह से कैसा है? पेपरलेस है, कैशलेस है, सिस्टम संचालित ई मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। तो ये थे आज के विषय। आप सभी